तो आ गए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आ गए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कल तक हमने क्या पढ़ लिया था बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग पढ़ चुके थे। बहुत सारे फंक्शंस के टाइप पढ़ रहे थे और कल हम लास्ट पढ़े थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट अब जो फंक्शन पढ़ रहे हैं टॉपिक डालो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ हम लोग, आंशिक भाग फलन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आंशिक भाग फलन। अब देखो इसका जो डिनोट करने का तरीका है ना वो कैसा होता है, f ऑफ x बराबर फ्रैक्शनल ऑफ x। जैसे कल हमने एक पढ़ा था, क्या बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसको कैसे डिनोट करते हैं, तो f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से डिनोट किया था अपन ने, बड़े ब्रैकेट के अंदर x को लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखना है बताओ, करली ब्रेसेस के अंदर, है ना, जो सेट वाला इंटरवल होता है ना उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, x को लिख दिया। तो ये कौन सा फंक्शन का डिनोट करने का तरीका हो गया बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करने का तरीका हो गया। अब ये भी क्या देगा, ये भी मशीन का काम करेगा ना, फंक्शन इज अ मशीन। तो ये किसका काम करेगा, ये भी एक मशीन का काम कर रहा है, तो इसका भी आउटपुट होगा ना कुछ, x की वैल्यू हम खुद रखेंगे, f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी या y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होता है ना वो हमेशा क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन का मतलब समझते हो, दैट विल बी p अपॉन q, फ्रैक्शन। जैसे किसी भी अपन ने मान लो 5/3 किया है, 5/3 किया और एक लिखा हमने 3/5, तो ये बोथ आर फ्रैक्शंस है, दोनों की दोनों क्या है, फ्रैक्शंस है, बोथ आर फ्रैक्शंस, बट दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो कैसा फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर, और ये कैसा फ्रैक्शन है तो प्रॉपर। रीजन इम्प्रॉपर क्यों, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ना इसमें ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो इसका एक बार तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या दो बार, तीन बार, जो भी फ्रैक्शन होगा उसमें। और इसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो एक से छोटा होगा। जब भाग नहीं जाएगा तभी तो फ्रैक्शन बनेगा, जब भाग जा रहा है तो वो फ्रैक्शन नहीं है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और ये कैसा फ्रैक्शन हो गया तो प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा लेस देन 1 ही आएगा, है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आउटपुट आएगा वो फ्रैक्शन होगा। आ रही है बात समझ में, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पड़ गया। अब वो आउटपुट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक डेफिनेशन दे देते हैं कि फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x। ये इन तीनों में क्या हो गया, रिलेशन होगा। किस किस में बताओ, फ्रैक्शनल में, x में और ग्रेटेस्ट में, है ना। फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर क्या होगा बताओ, x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x। इसका मतलब यदि किसी भी वैल्यू में से उसके इंटीग्रल पार्ट को हटा दिया जाए ना, उसके इंटीग्रल पार्ट को हटा दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में। इंटीग्रल पार्ट का मतलब अगर हिंदी में समझना है तो लिख लो पूर्णांक भाग, है भाई। किसी भी मान में से, वैल्यू का मतलब क्या होगा, कोई भी मान है, कोई भी चीज दे रखी है अपन, कोई भी संख्या दे रखी है, उसमें से यदि उसका पूर्णांक भाग हटा दोगे तो क्या बचेगा, आंशिक भाग बच जाएगा। क्या बच जाएगा, आंशिक भाग, मतलब फ्रैक्शन बच जाएगा। तो एक फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x से। तो ये तो इसका डेफिनेशन है ना, वो तो आप नोट करो जल्दी से, फटाक से नोट करो जल्दी, ठीक है। अब चलो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ कुछ मैं वैल्यूज देता हूं आपको, जैसे कि फ्रैक्शनल ऑफ 3.2 कितना होगा, तो डायरेक्टली हम बोल देंगे 0.2, क्योंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.2। अब इसको सर सॉल्व करके देखो, है सॉल्व करके देखो, कैसे दिखाऊं कि 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ 3.2, तो 3 माइनस 3.2 माइनस 3 कितना आ गया बताओ, 0.2 आ गया है। यही केस की वैल्यू होगी, तो फ्रैक्शनल की वैल्यू होगी, समझ में आ रही है बात। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया फ्रैक्शनल ऑफ 5.6, तो आंसर कितना आ जाएगा तो 0.6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताओ, 5.6 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ 5.6, 5.6 माइनस 5 तो कितना आ गया बताओ, 0.6 आ गया। अब मैं नेगेटिव नंबर लेता हूं, मान लो मैंने लिया माइनस का 1.2। अब आप ऐसे ही बोल दो सर, फ्लो में बोल दो कि 0.2 आ जाएगा, तो ये 0.2 गलत है ना, यहाँ पे 0.2 नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं आएगा, इसको सॉल्व करते हैं ना हम लोग। तो क्या है हमारे पास, माइनस का 1.2 है और माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस का 1.2, राइट।
तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.2। ओके, और माइनस और ग्रेटेस्ट ऑफ माइनस 1.2 कितना होगा बताओ? -2 होता है। कितना होगा? -2। ये कल बताया था, हमने कल पढ़ा था। तो ये कितना हो गया बेसिकली 2 - 1.2। तो आंसर कितना आया मतलब 0.8 आया। तो इसका आंसर कैसे कितना आया मतलब 0.8 आ रहा है। इसका मतलब जब नेगेटिव नंबर होगा ना तो आप उसमें उतने डेसिमल्स ऐड करो जिससे कि वो क्या बन जाए? इंटीजर बन जाए। वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो हम लोग के फ्रैक्शनल ऑफ 2.4 है -2.4, तो इसका आंसर पता है कितना आएगा? 0.6 आ जाएगा, क्योंकि 0.6 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? -3 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो उस हिसाब से हमको देखो, इसमें तो क्या करते हैं एक्स्ट्रा वाला पार्ट लिख देते हैं, है ना? इस 3.2 में एक्स्ट्रा क्या होता है? 0.2। और इसमें नेगेटिव नंबर में क्या करते हैं? जो कमी है ना, कमी उसको लिखते हैं ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है? उससे जस्ट बड़ा होता है ना। बड़े का मतलब बड़ा वैसे नहीं है, बड़ा किसमें बताओ? एम्पलीट्यूड में है ना। उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका मॉड्यूलस पार्ट है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो बड़ा होता है। जैसे हम लोग बोले कि -3 और -3.2 में कौन बड़ा है? तो बड़ा तो कौन है? -3, बट न्यूमेरिकली कौन बड़ा है? 3.2, है ना? आ रही है बात समझ? तो मैं वही चीज कह रहा हूं, क्योंकि माइनस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू आता है वो न्यूमेरिकली उस वैल्यू से क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए क्या हो गया बताओ? थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे। तो ये एग्जांपल्स नोट कर लो, जिससे कि हमको क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शनल की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। तो फ्रैक्शनल की वैल्यू निकालने के लिए कुछ याद नहीं रखना है आपको, रूल याद रखना है। फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, है ना? और इसी से हम लोग बहुत सारे सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल उतार लो और अपने मन से बहुत सारे आप लिख सकते हो, है ना? ठीक है, ओके। ये तो हो गया फ्रैक्शनल फंक्शन, है ना? अब इसका हमको क्या बनाना है? फाइनली ग्राफ बनाना है, क्योंकि अब अपन हर फंक्शन का ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, तो इसका भी हमको ग्राफ बनाना है। तो अब देखते हैं। अब आपको इन एग्जांपल से आइडिया लगा होगा कि फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू जो है ना, फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? तो फ्रैक्शन आ रही है। और हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ना वो क्या होता है? बताओ, लेस देन 1 होता है। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा ना वो 0 से और 1 के बीच में होगा। 1 कभी नहीं होगा। रीजन, जैसे मान लो फ्रैक्शनल ऑफ 5 निकालना आपने, तो क्या मिलेगा बताओ? 0 मिलेगा। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑफ 5.9999999, तो इसका आंसर होगा 0.99999। अरे बस समझ लो, जैसे ही आप इसको 6 कर दोगे ना 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब 0 शामिल हो सकता है और 1 शामिल नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ना हर बार वो कितना आएगा? मतलब 0 से 1 के बीच में आएगा। इसका आउटपुट जो है वो कितना आएगा? तो 0 से लेके 1 के बीच में। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमको बहुत सारी चीजें पता चल गई कि 0 से 1 के अंदर इसका वैल्यू आएगा, है। अब देखते हैं ना। अब इसको 0 हो गया, 1 2 3 और 4, है ना? और इधर क्या ले लिया बताओ? -1 -2, और इधर ले लिया, क्योंकि हमको ऊपर इतना ही चाहिए बस। 0 से 1 के अंदर ग्राफ बनेगा हमारा, ये हमको पता चल गया। अब आप देखो, अब समझना है ना क्या होने वाला है। यदि x की वैल्यू आप लेते हो 0 से और 1 के बीच में, अरे बस समझ लो, 1 को मैंने किस में रखा है बताओ? ओपन में रखा है। तो जो भी आप वैल्यू लोगे वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे फ्रैक्शनल ऑफ 0.2 कितना आएगा बताओ? 0.2 आ जाएगा। फ्रैक्शनल ऑफ 0.3 कितना आएगा बताओ? 0.3 आ जाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू होगी ना वही y का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब कौन सी लाइन बन गई? y बराबर x, y और x दोनों क्या हो गए? बराबर। तो y बराबर x कहां से कहां तक बन जाएगी बताओ? 0 से लेके और 1 तक बन जाएगी ना। y बराबर x कहां से कहां तक बन जाएगी? 0 से लेके और 1 तक। तो इस लाइन पे मैं बाउंड्री खींच देता हूं ना, 1 वाली लाइन, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी और वो स्ट्रेट लाइन यहां पे जाके रुक जाएगी ना। तो एक बार 1 का भी बाउंड्री ले लो, जिससे कि हम स्ट्रेट लाइन प्रॉपर बना पाए ना। ये इस तरह का इसमें क्या आ जाएगा? ग्राफ आ जाएगा, ये वाला। अब इसको मैं डार्क कर देता हूं, ये ग्राफ है। ठीक है, अब सुनो सर, 1 से आगे करोगे तो क्या आएगा? अब मान लो आपने x की वैल्यू ली कहां से बताओ? 1 से लेके 2 तक, राइट? तो देखो 1 से लेके 2 तक में क्या होगा? तो यदि x की वैल्यू आप लेते हो 1 से लेके 2 तक, x बिलोंग्स टू 1, 2, तो देखो 1 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? फिर से 0 आ जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ 1 कितना होगा? 0। तो 1 पे कितना आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। आ रही है बस समझ में?
अब आपने लिखा फ्रैक्शनल ऑफ 1.1, तो आंसर कितना आएगा? तो 0.1 आएगा। इसका मतलब अब लाइन जो है ना वो शिफ्ट हो गई, तो यहाँ से आगे जो लाइन है ना, अब यही लाइन चलेगी, इसके पैरेलल लाइन होगी, बट वो अब शिफ्ट हो गई यहाँ है। फिर अगला ग्राफ जो है वो कैसा आ जाएगा? तो ऐसा आ जाएगा है। फिर अगला ग्राफ कैसा आएगा? तो यहाँ पे सबके क्लोज रहेगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा। समझ में आ रही? तो ये इस तरह के ग्राफ आ जाएंगे, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्या बताओ? फ्रैक्शनल ऑफ x। ये लाइन कौन सी है बताओ? y बराबर x। इस लाइन की इक्वेशन पता है क्या होगी? बताओ, सोचो, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो इस लाइन की इक्वेशन आप सिंपली निकाल सकते हो। देखो ये पॉइंट कौन सा है? 1,0 है, और x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 45 का एंगल बन रहा होगा, है, क्योंकि सेम वैल्यू मिल रही है। आ रही है बात समझ में? तो ये कितना आ जाएगा बताओ? y माइनस 0 बराबर m कितना है? 1 x माइनस 1 है, तो y बराबर कितना आएगा बताओ? x माइनस 1। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर x माइनस 1 है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ? y बराबर x माइनस 2। समझ? ये क्या होगा बताओ? y बराबर x माइनस 3। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो y बराबर x प्लस 1 है। अरे बस समझ में क्लियर हो रहा है ना? y बराबर x प्लस 2 है। शिफ्टिंग हो रही है, क्या हो रही है बताओ? शिफ्टिंग होती जा रही है कि नहीं भाई? ये लाइन ऐसी बनेगी, अगर आप x बराबर 0 लिखोगे तो y बराबर कितना मिलेगा? -1। तो यही आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? आपने क्या लिखा बताओ? x बराबर 1 लिखा तो y बराबर 0 मिलेगा, यही वाला पॉइंट है। तो सब लाइनों की इक्वेशन भी आ गई। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ बताओ? फ्रैक्शनल फंक्शन। तो इसका ग्राफ बना लो, है ना, फिर इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो बनाओ ग्राफ। अच्छा, इसके बारे में कुछ कुछ चीजें और लिख लेना, इसी ग्राफ के अंदर लिख लेना। यहाँ पे लिखो नीचे, इसका डोमेन कितना होगा? तो r डोमेन तो देख रहा है x की वैल्यू होगी सारी है। अच्छा, रेंज क्या होगा? रेंज है, रेंज अभी अभी अपन पढ़ चुके हैं ना, ये क्या होगा? इसका रेंज हो जाएगा, है ना। रेंज क्या होगा तो 0 से लेके 1 तक। तो रेंज क्या हो गया? 0,1। 0 तो आएगा क्लोज में और 1 आएगा किसमें बताओ? ओपन में। अच्छा, इसमें एक और चीज डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, टाइम पीरियड, है ना। ये बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग। टाइम पीरियड का मतलब होता है, जैसे आप लोग बोल सकते हो आवर्तनांक है, ठीक है, मतलब कितने समय के बाद, है ना, कितने टाइम के बाद ये ग्राफ अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं। ये देखो, ये एक वैल्यू है, ये पूरा सेट सेम ही है, सारी वैल्यूज रिपीट हो गई है दोबारा। तो कितने टाइम के बाद कर रहे हो? 1 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इसका आवर्तनांक के टाइम पीरियड कितना होगा? 1 होगा, है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ होते हैं ना, वो कुछ टाइम के बाद अपने क्या करते हैं बताओ? एंगल्स को रिपीट करने लग जाते हैं ना, वैल्यूज को। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे पीरियडिक फंक्शंस, है ना, आवर्ती फलन। तो उसका यहाँ आवर्तनांक या आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल भी बोल देते हैं इसको, टाइम पीरियड आवर्तकाल। तो उसका हर एक पीरियडिक फंक्शन का क्या होता है? एक आवर्तकाल होता है। उतने टाइम के बाद वो अपनी वैल्यूज को क्या लगता है तो रिपीट करने लग जाता है ना। क्या करने लग जाता है? रिपीट करने लग जाता है, ठीक है ना। अरे बस, तो इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। लिखो जल्दी। चलो अब इसकी ना प्रॉपर्टीज लिखते हैं ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करो। तो नेक्स्ट इसी के अंदर सब टॉपिक डालो प्रॉपर्टीज, है। पूरा उतार लिया होगा ना ये? अगर नहीं उतारा है तो वीडियो रोक के उतार लेना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, इसका पहला प्रॉपर्टी देखो क्या है कि फ्रैक्शनल ऑफ x की जो वैल्यू है ना, हमेशा 0 से और 1 के बीच में आएगी। फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी बताओ? 0 से और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कि फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x, है ना, समझ में आ रही है? फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x कितना होगा? तो अब मेरे को बताओ ये कितना होगा? तो सर ये तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो हम लोग वैल्यूज चेक करते हैं ना, वैल्यूज पे चेक करते हैं। तो मान लो x को मैंने क्या ले लिया? इंटीजर ले लिया। क्या ले लिया? x को इंटीजर। तो जैसे फ्रैक्शनल ऑफ 2
प्लस फ्रैक्शनल ऑफ -2 तो कितना आएगा 0 प्लस 0 कितना आ गया तो 0 आ गया, तो इसकी एक वैल्यू तो क्या आ सकती है बताओ 0 आ सकती है। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, बात तो बराबर है। अगर आपने इंटीजर नहीं लिया है, x को इंटीजर नहीं ले रहे हम लोग, x नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो जैसे मान लो 2.3 ले लिया, तो फ्रैक्शनल ऑफ 2.3 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ -2.3, ठीक है, इसका आंसर आएगा 0.3, इसका आंसर आएगा 0.7, जोड़ के कितना हो गया 1, तो इसका आंसर 1 भी आ सकता है। इसका मतलब इसके दो वैल्यूज हो गई है ना, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, कब होगी जब x इंटीजर है, तो वैल्यू कितनी होगी बताओ 0, और जब x इंटीजर नहीं है तो वैल्यू कितनी होगी बताओ 1 होगी, है ना, इसको उतारोगे अच्छी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी, ये सब चीजें अपन नॉर्मली जनरलाइज कर सकते हैं। फ्रैक्शनल ऑफ x बराबर कितना होगा, तो वो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शनल ऑफ x के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि दो बार फ्रैक्शन लोगे तो क्या होगा, तो एक बार फ्रैक्शन आपको क्या देगा बताओ, पॉइंट डेसिमल दे देगा, और उसका दोबारा फ्रैक्शन लोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। अच्छा नेक्स्ट, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस माइनस m बराबर क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस माइनस m, है, ठीक है, सही है, नहीं, ये पता है ये क्या होगा, m जो है ना इंटीजर, कल भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, m जो है वो क्या है बताओ इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो क्या होगा बताओ m को प्लस माइनस कर देता, पर यहां पर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू ओनली फ्रैक्शनल ऑफ x, है, ये किसके बराबर होगा, फ्रैक्शनल ऑफ x के बराबर होगा, ठीक है ना, और m जो यहाँ पे है ना वो क्या है बताओ एक इंटीजर है, m क्या है यहाँ पे इंटीजर। अब देखो सर कैसे है सर, बताओ तो सही इसको, तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको 2.1 प्लस 5 निकालना है, आ रही है बात समझ में, तो ये कितना हो जाएगा तो 7.1, और आंसर कितना आएगा तो 0.1 आएगा। अब आप केवल 2.1 का फ्रैक्शन निकालो तो भी कितना आएगा 0.1 आएगा, मतलब इंटीजर को जोड़ने से क्या होगा बताओ, फ्रैक्शन की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर फ्रैक्शन जोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम तो क्या जोड़ रहे हैं, इंटीजर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x होगा, है, आ रही है बात समझ, ठीक है ना, ओके चलो, तो ये इसकी क्या होगी बताओ प्रॉपर्टीज हो गई ना, यहाँ पे हम लोग क्या खत्म कर दिए बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को खत्म कर दिए, ठीक है ना, लिख लो एक बार। चलो अब अपन है ना लास्ट जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ लेते हैं, जिससे हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है वो क्या हो जाएंगे तो फिनिश हो जाएंगे, तो ज्यादा बेटर है कि हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। आईटीएफ वाले फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस हम कहां पढ़ेंगे बताओ, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और वहीं पे हम लोग उनके रेंज डोमेन और जो भी सवाल आने वाले ना वो क्वेश्चंस वहीं करेंगे। यहाँ पे हम चाहेंगे कि कम से कम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आए, रीजन क्योंकि हम लोग उसको पूरा पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट आप जो है ना नेक्स्ट लास्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम लोग स्पीडली पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग 11th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, केवल मैं फंक्शंस के नाम बता रहा हूँ और उनके ग्राफ वगैरह कैसे बनता है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत स्पीडली इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें ये चीज काम आने वाली है, मैंने आपको बताया भी था ना, एक बार देख लो कि ये क्या हो गया बताओ, पूरा वन राउंड हो गया ना, कंप्लीट वन राउंड हो गया ना, 0 डिग्री से लेके और 360 डिग्री तक, दिस इज 90 डिग्री, ये कितना हो गया बताओ 180 डिग्री, और ये कितना हो गया 270 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो गया बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या हो गया बताओ सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया बताओ थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आपको पता है कि यहाँ पर रूल काम करता है ए एस टी और सी, है ना, ए का मतलब क्या बताओ ऑल पॉजिटिव, है ना, ऑल पॉजिटिव, इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बताओ पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब है इसमें साइन और साइन का भाई कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना, टी का मतलब क्या बताओ tan और tan का भाई cot, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और सी का मतलब क्या बताओ cos और cos का भाई sec, यहाँ पे भी ये दोनों
पॉजिटिव होंगे, और बाकी रिमेनिंग इनमें सब क्या होंगे बताओ, नेगेटिव होंगे। अच्छा, अब ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, ये वर्टिकल लाइन, दिस विल से चेंज है, जब आपको एक एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री और 180 डिग्री पे चेंज करते हैं ना हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो दिस वर्टिकल लाइन सेज चेंज, चेंज क्या करेगा मतलब साइन को किस में चेंज करना है, cos में, और cos को चेंज करना है साइन में। सिमिलरली tan को चेंज करना है cot में, और cot को चेंज करना है tan में, है, और sec चेंज होगा cosec में, और cosec चेंज होगा sec में। एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन सेज नो चेंज, है ना, जो एंगल है वही रहेगा, बस अकॉर्डिंग टू साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आपको मैंने करवाया था बहुत सारे, जैसे आपको मान लो ये लिखना है sin of 90 plus थीटा, है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 क्या बोलेगा, चेंज इट, है, 90 क्या बोलेगा, sin को चेंज कर दो cos में। आ रही बात समझ में, थीटा अपन का आगे एंगल है। अब ये देखो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये एक रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करने के लिए, और कहां-कहां पर कौन सा एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हमको आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स पे आते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन है बताओ, साइन, है ना, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लिख दिए y बराबर sin x। अब हमको पता है ये पहले में पॉजिटिव होगा, दूसरे में भी पॉजिटिव होगा, है ना, तीसरे में नेगेटिव और चौथे में नेगेटिव। अच्छा, आपको पता है कि साइन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है बताओ, -1 to 1 इसकी क्या होती है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मतलब रेंज ये हो जाएगी, और डोम, ये तो क्या हो गया इसका रेंज, और डोमेन क्या होता है इसका, r हो जाएगा ना, डोमेन अंदर तो आप कुछ भी पटक दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बताओ, 0 पाई, है ना, 2 पाई, 1 कंप्लीट राउंड इधर हो जाएगा, माइनस पाई और माइनस 2 पाई, ठीक है ना, -1 और 1 के बीच में ये ग्राफ क्या हो जाएगा बताओ, बाउंड हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 पे कितना होता है 0, फिर π/2 पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फिर पाई पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 पाई पे कितना हो जाएगा, पाई पे 0 हो जाएगा, फिर 2 पाई पे भी कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना 3π/2 पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, समझ में आ गई। फिर यही चीज आपकी क्या हो जाएगी बताओ, रिपीट होने लग जाएगी, आगे कैसे चल जाएगा। फिर इसी चीज को आप इस तरह से यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया बताओ, इसका ग्राफ आ गया, किसका ग्राफ आ गया बताओ, sin x का ग्राफ आ गया, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में डोमेन रेंज अपन लोग लिख लिए भाई, फर्स्ट और सेकंड में क्या आ जाएगा पॉजिटिव, है, और थर्ड और फोर्थ में क्या आ गया बताओ, नेगेटिव आ गया। इसका टाइम पीरियड कितना होगा देखो, एक कंप्लीट साइकिल इसका 2 पाई पे कन्वर्ट हो रहा है, 2 पाई में चेंज, 2 पाई के बाद ये चेंज रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा तो 2 पाई हो जाएगा ना, आवर्तकाल कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका फंक्शन है बताओ, ये बताओ कौन सा है, y बराबर sin x। सिमिलरली अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दूसरे पे चलते हैं, y बराबर cos x। तो देखो y बराबर cos x, बड़ा जल्दी इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना, इसलिए इसकी अपन हेडिंग नहीं पा रहे हैं, ये सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। तो सिमिलरली इसका ग्राफ भी देखो कैसा होगा, ये sin एक तरह से cos वेव, वो तो sin वेव थी, है ना, साइनसोइडल वेव, ये क्या हो जाएगी बताओ, cos वेव हो जाएगी। तो ये सब वेव बनती है ना, और कर्व बनता है इनका वेव टाइप में, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ठीक है ना। ये कितना होगा 0, यहाँ पे मान लो पाई मान लो, यहाँ पे 2 पाई ले लो, यहाँ पे -पाई ले लो, और यहाँ पे -2 पाई ले लो, ठीक है। अब देखो cos जो है ना वो 0 पे 1 होता है, तो ग्राफ जो है ना आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ग्राफ आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर π/2 पे कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं जिससे शेप सही आ जाएगी, पाई हो गया, और यहाँ पे ले लो 3π/2 और यहाँ पे ले लो 2 पाई, ठीक है। तो 0 से ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, π/2 पे 0 हो गया है, फिर पाई पे कितना हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3π/2 पे 0 हो जाएगा अगेन है, और फिर 2 पाई पे दोबारा कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा है। तो इस वेव को कंप्लीट करोगे ना तो ये इधर ऐसे कंप्लीट हो जाएगी ना, ये π/2 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे आप पाई मान लेंगे, फिर थोड़ा सा वेव को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे पाई मान लो, यहाँ पे -3π/2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से ये वेव कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देखोगे तो आपका जो रिपीटिशन है ना वो 0 से और 2 पाई के बाद ही हो रहा है, मतलब सेम पॉइंट आ गया, देख लो आप, आ रही है बात समझ में। तो इसका भी t कितना होगा बताओ, 2 पाई होगा, t कितना होगा 2 पाई, और वही डोमेन कितना होगा तो r हो जाएगा, डोमेन r हो जाएगा, रेंज कितना हो जाएगा तो -1 to 1 है,
रेंज कितना हो जाएगा -1 to 1। ठीक है ना। अब आते हैं 10x के ग्राफ पे। तो y बराबर 10x। अब देखो 10 का ग्राफ थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा इसको, क्योंकि साइन और कॉस तो सबको रटा हुआ रहता है अपन। 10x का ग्राफ थोड़ा सा समझना। देखो क्या होगा, इसका ग्राफ जो है ना, पहली बात तो इसकी शेप कैसी बनेगी ना, शेप कैसी बनेगी, और दूसरी चीज ये मतलब थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेंट चेंज कर देना है, हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज तो इसका डोमेन की बात करना है। तो देखो डोमेन क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। अब सीधी सी बात है, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। तो cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। डोमेन के लिए क्या होगा बताओ, cos x इज नॉट इक्वल टू 0। अरे बस समझ, अब cos x 0 कहां होता है, मतलब 0 कहां होता है, π/2 पे है, 3π/2 पे। इसका मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल पे होता है। तो x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n + 1 π/2। समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन आ गया ना, वो कितना आ गया, r में से हमको ये माइनस करना पड़ेगा, पूरे नंबर्स में से ये माइनस करना पड़ेगा। ये तो क्या हो गया इसका डोमेन। डोमेन समझ में आया ना। डोमेन का डेफिनेशन है ना कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन का होगा मतलब ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए। अब cos x 0 का होता है वो ढूंढो, π/2 3π/2, इसका मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया, वो π/2 का ऑड मल्टीपल, तो उसको हमने r में से क्या कर दिया, माइनस। ठीक है। और रेंज अगर आप देखोगे तो 10 की रेंज होती है -∞ to ∞, है ना, सारी वैल्यूज मिलती हैं हमको। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो डोमेन और रेंज तो निकल गया हमारा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा ना, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग, अब आप π/2 है ना, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन हमने π/2 ले ली। अब π/2 पे वर्टिकल लाइन क्यों खींची है मैंने, फिर ये वाली लाइन जो है ना, वो 3π/2 वाली हो जाएगी ना। दिस इज π/2, दिस इज 3π/2, है ना। और यहाँ पे जो है ना, ये वाली लाइन हो गई -π/2 और ये वाली लाइन हो जाएगी -3π/2। ठीक है। अब ये वर्टिकल लाइंस क्यों ड्रॉ करी है, ये क्यों, क्योंकि हमको पता है कि π/2 पे 0 हो जाएगा तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, इनफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। देखो tan 0 कितना होता है, 0 होता है 0 होता है। अब ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करेगा, पहले क्वाड्रेंट में बढ़ेगा और कहां चला जाएगा, तो इनफिनिटी में चला जाएगा। π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनिटी। और फिर जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस करोगे, ये 90 डिग्री, इधर तो इंफिनिटी होगा, अब इधर जैसे जाओगे तो ये कौन क्या दे देगा बताओ, नेगेटिव लेगा, है ना, क्या लेगा, नेगेटिव। तो इधर इंफिनिटी है तो इधर क्या होगी बताओ, -∞ हो जाएगी। तो यहाँ पे -∞ से स्टार्ट होगा और पाई पे कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। और फिर थर्ड में ये दोबारा पॉजिटिव होता है, इसका रूल बोलता है कि थर्ड में ये कैसा होता है, पॉजिटिव, तो फिर से ये ऐसा आ जाएगा। तो देखो ये इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ आता है, इस तरह, है। देखो ये वाली शेप आती है, ठीक है, ये वाली शेप आती है, ठीक है। तो देखो एक तरह से ये जो इस तरह की शेप आती है, इसकी मतलब 10 के ग्राफ, ठीक है ना। अब इसका टाइम पीरियड देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो ये पॉइंट दोबारा कब आ रहा है, यहाँ पे आ गए, तो 0 से और पाई, तो इसका t जो होता है ना, t टाइम पीरियड, वो कितना होता है, तो पाई होता है, कितना होता है, पाई। पाई के बाद ये वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग y बराबर cot x पे। तो देखो y बराबर cot x, अब cot x क्या होता है, मतलब cos x अपॉन sin x। तो sin 0 कहां पे होता है, n पाई पे, तो क्या हो जाएगा, तो r, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपली r माइनस n पाई है। और रेंज तो वही होगी, कौन बताओ, रेंज क्या होगा, तो r होगी, जो 10 की रेंज होगी वही इसकी रेंज होगी। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो पाई पे हमको क्या खींचनी पड़ेगी, हमारी वर्टिकल लाइन, इधर क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई पे खींचना पड़ेगा। तो जो अब 0 पे इंफिनिटी हो गए हैं, फर्स्ट में पॉजिटिव है तो घट घट के क्या आएगा, मतलब 0 आएगा, इस तरह का शेप ले लेगा ग्राफ, है। मतलब एक्चुअल नहीं बनाई, थोड़ा सा आप इसको ढंग से बना लो, इस तरह का शेप ले लेगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो π/2, ये पाई, ये 0। फिर दोबारा कैसे शेप लेगा बताओ, इसी तरह की शेप यहाँ पे ले लेगा, ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, तो 2 पाई हो जाएगी। अरे बस समझ लो। फिर यहाँ पे कैसे शेप लेगा ये, तो ये वाली शेप ले लेना है, अरे बस समझ। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो -π/2 माइनस पाई है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ होगा, तो cot का। इसका भी देखो, आप देखोगे तो सेम पॉइंट कहाँ मिल रहा है, तो 0 से पाई, तो इसका भी t कितना होगा, तो पाई होगा, t कितना होगा, पाई।
तो ये 4 ग्राफ हो गए। अभी 2 और बच रहे, कौन कौन से बताओ? sec x और cosec x। ठीक है, तो sec x और cosec x को देखो, तो एक साथ ही देख लो इनको। तो देखो इनका बेसिकली क्या होता है ना, इसके लिए अपन लोग ये चीज कर सकते हैं। तो y बराबर जैसे sec x बनाना है इनको, तो sec क्या होता है बताओ? 1/cos। तो डायरेक्टली ये किससे रिलेट करेगा? तो tan के डोमेन से रिलेट करेगा, क्योंकि tan x में भी क्या होता है, नीचे cos x ही आता है। जो tan का डोमेन होगा वो इसका भी डोमेन होगा। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा बताओ? r - 2n + 1 π/2। अब रेंज की बात करें तो देखो cos x की वैल्यू जो होती है ना, वो कहां से कहां तक होती है? -1 to 1 होती है। cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 to 1। और जब आप एक में एक से छोटी संख्या का भाग दोगे तो क्या मिलेगी आपको? एक से बड़ी संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? एक से बड़ी संख्या। इसका मतलब इसका जो रेंज होता है ना, वो या तो एक से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। तो इसका जो रेंज आता है ना, रेंज वो कितना होगा? तो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, है ना? आरी बात समझ। जैसे आपने किया 1/1/2, तो आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और अगर माइनस होता है यहाँ पे तो -2 मिल जाता। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या होगी? इसकी रेंज हो गई। अब इसका मतलब इसका ग्राफ जो है ना, या तो 1 से ऊपर होगा या -1 से नीचे होगा। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। अब देखो π/2 और ये हो गया 3π/2। दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 0। ये हो गया -π/2 और ये हो गया माइनस का 3π/2 और दिस इज -π। और ये जो बाउंड्रीज है ना, ये कौन सी बताओ? 1 की। और ये वाली बाउंड्री कौन सी होगी? -1 की। तो ग्राफ में या तो 1 से ऊपर होगा या -1 से नीचे होगा। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में क्या होगा? तो पॉजिटिव। तो देखो 0 पे sec 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। sec 0 कितना हो जाएगा? 1। अब यहां से धीरे-धीरे स्टार्ट करेगा और इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, है? फिर क्या होगा बताओ? जैसे नीचे आएगा तो -∞ से स्टार्ट होगा सेकंड में, और पाई पे -1 और फिर है, और फिर ऐसे यहां पे इस तरह से आ जाएगा, है? तो ये देखो ये क्या बन गया बताओ? ये घर में अपन के क्या होता है? एक बर्तन होता है ना ऐसे, है? छाता होता है, बर्तन होता है का, जिसको अपन क्या बोलते हैं? तो बाउल बोलते हैं, बाउल, कटोरा। तो उस शेप का ग्राफ आता है। ठीक है, राइट। और सिमिलरली यदि cosec x की बात करोगे ना, तो इसी में देख लो cosec x ये क्या हो जाएगा? 1/sin x। तो ये किससे मैच करेगा? tan से, cot से मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो r - n पाई आ जाएगा। ठीक है ना? बाकी सेम चीज यही रहेगी, क्योंकि इसमें भी sin की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 तक। अब इसका जो लाइन का शिफ्टिंग है ना, वो अब एक बार देख लो, क्योंकि इसमें अब पाई पे है ना, और 2 पाई पे वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी तो वहीं पे होगा फिर। तो ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। दिस इज पाई एंड π/2 है, दिस इज 2 पाई और 3π/2 एंड दिस इज -π, राइट, एंड दिस इज -π/2 जी। ठीक है ना? और ये जो बाउंड्रीज हैं ये किसकी है बताओ? 1 की। और ये बाउंड्री किसकी होगी बताओ? -1 की। अब क्या होगा बताओ? 0 पे ये इंफिनिटी हो जाएगा और π/2 पे कितना होगा बताओ? 1 हो जाएगा। तो पहला कटोरा तो ये आ गया है, फिर दूसरा कटोरा यहाँ आ जाएगा, है? और फिर तीसरा कटोरा कहाँ है? तो यहाँ भी है, चौथा कहाँ पे आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ किसका बन जाएगा बताओ? cosec x का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना? तो अब हमारे जो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस है ना, वो वाला पार्ट हम लोग फिनिश कर लिए। कल से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो नाउ अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और 2-3 क्लास तक हम लोग न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे ना। तो जिससे हम लोगों को ये सारे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इनका रेंज, इसमें मान लो कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, तो उनका रेंज कैसे निकलेगा, फ्रैक्शनल का रेंज कैसे निकलेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद, है, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इनकी इक्वेशंस बना ली तो उनसे x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमको वही बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या करने होता है, क्वेश्चंस करने। तो कल से हम लोग क्या करेंगे बताओ? न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आज जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है उसको खत्म करके और अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है ना? तो फिर चलो कल मिलेंगे। ठीक है।